पुनर्जन्म लेने के बाद मैंने सबसे पहला काम ये किया कि मैं अपनी क्लास बंद करके अपनी बॉडी को पागलों की तरह ट्रेन करने लगा। यहाँ तक कि टीचर की फेल करने की धमकी और अपनी गर्लफ्रेंड लियू रुयान के ब्रेकअप तक का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि सिर्फ 1 महीने बाद पूरी दुनिया बदलने वाली है। पूरी दुनिया में रहस्यमयी डेविल फ्रूट्स उगने वाले थे और जो भी इंसान उन्हें खा लेगा उसे इंसानों से परे शक्तियां मिल जाएंगी। पिछले जन्म में मुझे भी एक डेविल फ्रूट मिला था, लेकिन मेरी शक्ति बहुत कमजोर थी और मेरी बॉडी भी ज्यादा मजबूत नहीं थी। इसी वजह से मैं ज़ॉम्बी की भीड़ में बेहद दर्दनाक तरीके से मारा गया था। लेकिन इस बार मैं दोबारा जन्म लेकर लौटा था और अब मेरे पास भविष्य की सारी जानकारी थी। मैं इस मौके को कभी भी हाथ से नहीं जाने देने वाला था। मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरे कॉलेज के पास वाली एक छोटी सी फ्रूट शॉप है। उस शॉप में एक बेहद खास डेविल फ्रूट छिपा हुआ है। उस दुकान का नाम भी बड़ा अजीब था, गाइड यू टू ब्यूटीफुल। हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि वह डेविल फ्रूट आखिर किस दिन प्रकट होगा, इसीलिए मैं हर रोज उस दुकान पर फल खरीदने जाता था और चुपके से पूरे स्टोर को ध्यान से चेक करता रहता। लेकिन आज जैसे ही मैं हमेशा की तरह दुकान में घूम रहा था कि तभी पाइनएप्पल सेक्शन के पास अचानक मेरी नजर 2 हरी शाखाओं पर पड़ी। मैंने तुरंत ऊपर रखे सारे अनानास हटाए और अगले ही पल मेरी सांसें रुक गईं। वहां बिल्कुल वही फल रखा था जो मुझे अपने पिछले जन्म से याद था। यह वही डेविल फ्रूट था जो वन पीस की दुनिया के 4 सम्राटों में से एक कैडो के पास थी। मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। मैंने जल्दी से बाकी फलों के साथ उसे भी पैक किया और तुरंत बिल देकर दुकान से बाहर निकल आया। लेकिन बाहर निकलते ही मेरी नजर एक भारी भरकम मध्यम उम्र के आदमी पर पड़ी। उसे देखते ही मैं समझ गया कि पिछले जन्म में यही आदमी उस डेविल फ्रूट का मालिक बना था। मैंने राहत की सांस ली। अगर मैं आज कुछ मिनट भी लेट हो जाता तो यह फल उसके हाथ लग जाता। हॉस्टल लौटते ही मैंने बिना 1 सेकंड गवाए उस डेविल फ्रूट को उठाया और सीधा एक बड़ा सा टुकड़ा खा लिया। लेकिन जैसे ही वह चीज मेरे मुंह के अंदर गई, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने गटर का पानी, सड़ा हुआ कचरा और टॉयलेट का कीचड़ मिलाकर मेरे मुंह में ठूंस दिया हो। उसका स्वाद इतना भयानक था कि मुझे तुरंत उल्टी आने लगी। लेकिन मैंने किसी तरह खुद को रोका और पूरा गूदा जबरदस्ती निगल गया। इतना ही नहीं, मैंने उसका छिलका, बीज और वह बैंगनी शाखा तक निगल ली। काफी देर बाद मैंने गहरी सांस छोड़ी। अब भविष्य बदलने का बीज बोया जा चुका था। अब बस बाकी सिर्फ इंतजार बचा था। फिर मैंने अपना फोन निकाला और छोटे वीडियो और ऑनलाइन फोरम देखने लगा। सभी बड़े प्लेटफॉर्म पर ब्राउज करने के बाद मैंने सर्च बार में एक खास आईडी टाइप की और फिर जो सबसे पहला वीडियो सामने आया और उस पर मैंने क्लिक किया। दोस्तों देख रहे हो, ये असली रंबल डेविल फ्रूट है। फिर मैंने कमेंट सेक्शन में कैसे देखा जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगी ये उसी को मिलेगा। ये वीडियो देखते ही मेरी आंखें चमक उठी। हालांकि मैं पहले ही कैडो की डेविल फ्रूट खा चुका था और सामान्य इंसान दूसरी डेविल फ्रूट खाकर मर जाता है, लेकिन आने वाले समय में हर डेविल फ्रूट की कीमत दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा होने वाली थी। मैं इसे अपने परिवार के लिए भी इस्तेमाल कर सकता था और वैसे भी कुछ खास परिस्थितियों में दूसरी डेविल फ्रूट खाना पूरी तरह असंभव भी नहीं था। मैंने कमेंट करने के बजाय सीधे उस लड़के को मैसेज किया, भाई तुम्हारा प्रॉप बहुत असली लग रहा है, मुझे यह चाहिए। मुझे यकीन है कि तुम्हें पता होगा कि कमेंट सेक्शन में जितने भी लोग हैं वे सब बस मजाक कर रहे हैं। तुम मुझे अपनी कीमत बताओ, अगर कीमत सही लगी तो मैं इसे अभी खरीद लूंगा। उसने तुरंत जवाब दिया, ये नकली नहीं है भाई, यह असली डेविल फ्रूट है और इसकी कीमत 10 लाख युआन है। मैं हंस पड़ा। अगर असली है तो खुद क्यों नहीं खा लेते? अगर तुम सच में इसे बेचना चाहते हो तो मुझे कोई सही और असली कीमत बताओ। काफी मोल भाव के बाद आखिर वह सिर्फ 1000 युआन में मान गया। लेकिन मैंने उसे साफ कहा कि मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं करूंगा, मैं आमने सामने आकर डील करूंगा। 2 घंटे बाद मैं उसके बताए छोटे से स्टेशन पर पहुंच चुका था। तुम ही जो डेविल फ्रूट बेच रहा है, तुम पहले मुझे फल की असलियत जांच लेने दो, उसके बाद मैं पेमेंट करूं दूंगा। पहले पैसा फिर सामान। क्या बात है, डर लग रहा है कि मैं तुम्हें छूना लगा दूंगा? आखिरकार ये तुम्हारा ही इलाका है। ब्लॉन्डी ने इस बारे में सोचा। उसकी बात में दम था। उसने बैग खोलकर फल दिखाया। जैसे ही मैंने उसे देखा मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये सचमुच असली डेविल फ्रूट था। मैंने तुरंत QR कोड स्कैन करके तुरंत 1000 युआन ट्रांसफर किए, फल पॉकेट में रखा और बिना वक्त गंवाए वहां से वापस निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में फोन स्क्रॉल करते वक्त अचानक एक न्यूज वीडियो ने मुझे रोक दिया। हाल ही में कई लोग अचानक बेहोश हो रहे हैं, उनके शरीर पर अजीब धब्बे भी उभर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह किसी नए वायरस का संकेत हो सकता है। ये सुनते ही मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। बेहोशी, शरीर पर धब्बे, ये बिल्कुल वही संकेत थे जो पिछले जन्म में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू होने से पहले दिखाई दिए थे। मैं तुरंत अपना सामान उठाकर हॉस्टल की तरफ भागा, लेकिन तभी पीछे से अचानक चीखें सुनाई देने लगी। कई छात्र अचानक जमीन पर गिर गए। उनके शरीर पर काले धब्बे फैलने लगे। अगले ही पल पूरी बिल्डिंग में एक अजीब दबाव फैल गया। हर इंसान डर से कांपने लगा और फिर जो लोग बेहोश हुए थे वे अचानक उठ खड़े हुए। उनकी आंखें बाहर निकल आई थीं। नाखून लंबे और तेज हो चुके थे। वे पागलों की तरह बाकी छात्रों पर टूट पड़े। पूरा हॉस्टल चीखों से भर गया। लेकिन उसी समय मेरे शरीर के अंदर भी मुझे कुछ जागते हुए महसूस हुआ। मेरी नसों के अंदर से एक भयानक शक्ति बाहर निकलने लगी। मैंने अपना सिर ऊपर
ऊपर की ओर करके जोरदार दहाड़ मारी। मेरी त्वचा पर नीले ड्रैगन जैसे निशान उभर आए, मेरे माथे पर ड्रैगन जैसे सिंग निकल आए और मेरे हाथ भी भयानक ड्रैगन पंजों में बदलने लगे और अगले ही पल मैं आधा इंसान और आधा ड्रैगन बन चुका था। कॉरिडोर में खड़े सारे छात्र डर से जड़ हो गए क्योंकि उनकी नजरों में मैं भी अब एक मॉन्स्टर था, लेकिन इस रूप में मेरी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। स्पीड, डिफेंस, रिकवरी, ये सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तभी पीछे से 2 ज़ॉम्बी मुझ पर झपट पड़े। मैंने अपने ड्रैगन पंजों से उन पर वार किया और दोनों को एक ही वार हवा में उड़ा दिया। एक और ज़ॉम्बी दूसरे कमरे से तेजी से बाहर निकला। मैंने सीधे मुंह खोला और आग की भयानक लपट उसके ऊपर छोड़ दी। कुछ ही सेकंड में वह राख बन चुका था, लेकिन उस हमले के तुरंत बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी स्टैमिना बहुत तेजी से खत्म हो रही है। डेविल फ्रूट की असली ताकत यूजर की फिजिकल स्ट्रेंथ पर निर्भर करती थी। भले ही मुझे एज्योर ड्रैगन फ्रूट मिल गई थी, लेकिन मैं कैडो जैसा मॉन्स्टर नहीं था और न ही मेरे पास उसकी तरह पागलों जैसी बॉडी थी। इसलिए फिलहाल मैं उसकी असली ताकत का सिर्फ छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल कर पा रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मेरे पास कोई और तरीका नहीं था। मैंने तुरंत अपना स्पेशली कस्टमाइज्ड बेसबॉल बैट उठाया। ये बैट मैंने अपोकलिप्स आने से पहले ही खास तौर पर बनवाया था। सामान्य बैट की तुलना में ये कहीं ज्यादा भारी और मजबूत था और ज़ॉम्बी के सिर तोड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। मैंने बैट को कसकर पकड़ा और अगले ही पल उसके ऊपर बिजली चमकने लगी। एज्योर ड्रैगन फ्रूट हवा, आग और बिजली तीनों प्राकृतिक तत्वों को कंट्रोल कर सकती थी। भले ही इसकी बिजली असली लाइटनिंग फ्रूट जितनी खतरनाक नहीं थी, लेकिन अटैक को मजबूत करने के लिए यह काफी थी। और फिर मैं सीधे कॉरिडोर के बीचों बीच घुस गया और ज़ॉम्बीज के बीच कत्लेआम शुरू कर दिया। अब हर वार के साथ एक ज़ॉम्बी जमीन पर गिर रहा था। बिजली से लिपटा मेरा बैट बिल्कुल थंडर बगवा जैसा लग रहा था। मेरे सामने आने वाला लगभग हर ज़ॉम्बी एक ही वार में मर रहा था, लेकिन मैं उस स्लॉटर में खोया नहीं। मैं लगातार लड़ते हुए नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा था क्योंकि मेरे पास 2 सबसे जरूरी काम थे। पहला, जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचना। इस जन्म में मैं अपने माता पिता और छोटी बहन को दोबारा सफरिंग नहीं झेलने दूंगा। और दूसरा, मुझे सबसे तेज गति से 100 ज़ॉम्बी मारने थे क्योंकि अपोकलिप्स के शुरुआती चरण में अगर कोई इंसान अकेले 100 ज़ॉम्बी मार देता तो उसके लिए गॉड स्पेस अनलॉक हो जाता था और वहां से मैं 3 कलर हॉकी की ट्रेनिंग मेथड हासिल कर सकता था, जिससे मेरी ताकत बहुत तेजी से बढ़ती। एज्योर ड्रैगन उड़ सकता था, लेकिन मेरी मौजूदा स्टैमिना इतनी नहीं थी कि मैं उड़कर घर तक पहुंच सकूं। इसलिए मैं लगातार बैट घुमाते हुए आगे बढ़ता रहा। उस समय मैं सचमुच किसी ड्रैगन वॉर गॉड जैसा लग रहा था। मेरे पीछे बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हो गए थे। वे सभी मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे ताकि हॉस्टल से बाहर निकल सकें, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था इस अपोकलिप्स में अब कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं बची थी। कभी कमरे का दरवाजा बंद करके छिप जाना ही ज्यादा देर तक जिंदा रहने का सबसे अच्छा तरीका होता है। मैंने आंखें सिकोड़ लीं और हॉस्टल से बाहर निकल गया, लेकिन बाहर का नजारा देखकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। ये स्कूल पहले एक पुराने मास ग्रेवयार्ड के ऊपर बनाया गया था। कैंपस में हमेशा यह अफवाह रहती थी कि यहाँ बहुत ज्यादा यिन एनर्जी मौजूद है। कई लोग कहते थे कि यहाँ रहने वाले लोग अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। बाद में किसी फेंग शुई मास्टर ने सलाह दी थी कि यहाँ एक स्कूल बनाया जाए ताकि युवाओं की यांग एनर्जी इस जगह की यिन एनर्जी को दबा सके। लेकिन अब अपोकलिप्स शुरू होने के बाद जमीन के नीचे दफन सारी हड्डियां और लाशें भी संक्रमित होकर बाहर निकलने लगी थीं। वे जमीन तोड़कर बाहर आ रही थीं और जो भी इंसान उन्हें दिखाई देता उस पर टूट पड़ती। पूरा कैंपस नरक बन चुका था। हर तरफ चीखें गूंज रही थीं। लोग एक दूसरे को धक्का देकर भाग रहे थे। कई लोग भीड़ में कुचल रहे थे, लेकिन मैंने उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मैंने सीधे स्कूल गेट की दिशा पकड़ी और पूरी ताकत से आगे बढ़ता गया। रास्ते में आने वाले हर ज़ॉम्बी और स्केलेटन मॉन्स्टर को मैं एक ही वार में खत्म कर रहा था। और तभी जैसे ही मैं स्कूल गेट तक पहुंचा, अचानक मेरा शरीर पूरी तरह रुक गया। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि इंसान, ज़ॉम्बी, हवा, सब कुछ फ्रीज हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया का टाइम पॉज कर दिया गया हो। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फर्स्ट डिवाइन एरा, डेविल फ्रूट्स डिसेंट, गॉड स्पेस एक्टिवेटेड। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं एक अजीब सफेद दुनिया में खड़ा था। यहाँ न समय था, न दिशा, न जमीन, न आसमान। मेरे सामने सिर्फ 2 विशाल स्क्रीन्स तैर रही थी। पहली स्क्रीन पर लिखा था गॉड शॉप और दूसरी पर पर्सनल पैनल। पिछले जन्म में मैं इन चीजों को पहले ही देख चुका था। ये अपोकलिप्स के दौरान किसी अज्ञात शक्ति द्वारा दिया गया मौका था। यहाँ इंसान पॉइंट्स खर्च करके स्किल्स, वेपन्स, कल्टीवेशन मेथड्स और स्पेशल आइटम्स खरीद सकते थे। तभी अचानक एक आवाज पूरे स्पेस में गूंज उठी। आप अपोकैलिप्स शुरू होने के बाद सबसे पहले 100 ज़ॉम्बी मारने वाले इंसान हैं। विशेष रिवॉर्ड प्रदान किया जा रहा है क्योंकि आपने अपोकलिप्स शुरू होने के 10 मिनट के अंदर 100 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। रिवॉर्ड क्वालिटी अपग्रेडेड। कृपया नीचे दिए गए 3 रिवॉर्ड्स में से एक चुनें। मेरे सामने 3 ऑप्शंस दिखाई दिए। पहला, परफेक्ट डेविल फ्रूट। ये मेरी मौजूदा एज्योर ड्रैगन फ्रूट को पूरी तरह परफेक्ट बना देता। उसकी सारी वीकनेसेस खत्म हो जाती। समुद्र का पानी और सी स्टोन भी मुझ पर असर नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, मैं दूसरी डेविल फ्रूट भी खा सकता था बिना मरे। दूसरा ऑप्शन था हाकी जीनियस। इसे चुनते ही मैं बिना ट्रेनिंग के सीधे
थ्री कलर हाकी जागृत कर लेता और मेरी हाकी अपने आप धीरे धीरे बढ़ती रहती। अगर मैं खुद प्रैक्टिस करता तो उसकी ग्रोथ स्पीड दोगुनी हो जाती। तीसरा ऑप्शन था जॉम्बी स्लेयर डिवाइन वेपन। मुझे एक कस्टम सुप्रीम वेपन मिलता जो सुप्रीम ग्रेड ब्लेड लेवल का होता और उसका डैमेज जॉम्बीज के खिलाफ डबल होता। फ्रूट, हाकी, वेपन तीनों बेहद टेम्पटिंग थे। पहला और तीसरा ऑप्शन तुरंत बैटल पावर बढ़ा सकते थे, लेकिन दूसरा ऑप्शन फ्यूचर पोटेंशियल को कई गुना ऊपर ले जाता। मुझे पिछले जन्म की याद आई। सेकंड डिवाइन एरा तक पहुंचने के बाद भी हाकी कभी आउटडेटेड नहीं हुई थी। मैं कुछ पल सोचता रहा, तभी अचानक मुझे कैडो की कही हुई बात याद आई। असल ताकत डेविल फ्रूट नहीं, हाकी होती है। रॉजर के पास कोई डेविल फ्रूट नहीं थी, गार्प के पास भी नहीं, फिर भी वे दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में गिने जाते थे। यहाँ तक कि कैडो खुद भी अपनी डेविल फ्रूट को पूरी तरह अवेकन नहीं कर पाया था, क्योंकि वह हमेशा हाकी को सबसे ऊपर मानता था। अब मेरे मन में कोई डाउट नहीं बचा था, एक इंसान के लिए सिर्फ एक डेविल फ्रूट को उसकी लिमिट तक डेवलप करना ही बेहद मुश्किल होता है। अगले ही पल मैंने सीधे दूसरा ऑप्शन चुन लिया और उसी पल एक काली ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर फैल गई। मेरी मुट्ठी के ऊपर पतली काली परत उभर आई। यह आर्मामेंट हाकी थी। फिर मैंने अपने पॉइंट्स खर्च करके 5 वाटर मीट खरीदे। ये खास फूड था जो तेजी से स्टेमिना रिकवर करता था। बैटल के दौरान यह बेहद यूजफुल साबित होने वाला था। इसके अलावा पर्सनल पैनल सिर्फ स्टेटस स्क्रीन नहीं था, यह अपोकलिप्स के दौरान कम्युनिकेशन टूल की तरह भी काम करता था। जब दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी और सिविलाइजेशन कोलैप्स हो जाएंगी, तब इंसान इसी सिस्टम के जरिए एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे। इसके अंदर अलग अलग चैनल्स भी बने हुए थे और उस समय कई लोग पहले ही चैट करना शुरू कर चुके थे। तभी सिस्टम की आवाज दोबारा गूंजी, गॉड स्पेस क्लोजिंग सून, फ्यूचर एक्सेस अवेलेबल थ्रू मेंटल कनेक्शन। अगले ही पल मैं फिर से उसी स्कूल गेट के पास खड़ा था। चारों तरफ अनगिनत जॉम्बी थे और इंसान अब भी डर के मारे भाग रहे थे। तभी अचानक मेरे ऑब्जर्वेशन हाकी ने खतरे का एहसास कराया। मैंने तुरंत अपना शरीर पीछे खींच लिया और अगले ही पल जिस जगह मैं खड़ा था वहां जमीन फाड़कर एक स्केलेटल बॉडी बाहर निकली। मैंने तुरंत उसे एक वार में ढेर कर दिया। फिर मैं तुरंत कार में बैठकर वहां से चला गया। उस समय कारों में लगातार इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट चल रहा था। सभी नागरिक शांत रहें, घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। हमारी सेना पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। हमारी बायोलॉजिकल लैब भी एंटीवायरस सीरम बनाने में लगी हुई है। कृपया सभी लोग शांति बनाए रखें, घबराएं नहीं। जॉम्बी वायरस की पहली लहर हवा के जरिए फैली थी। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर थी वे सबसे पहले संक्रमित हुए। इसी वजह से अस्पताल और वृद्धाश्रम संक्रमण के सबसे बड़े केंद्र बन गए। लेकिन जब असली प्रलय शुरू हुआ तब जॉम्बी वायरस का मुख्य संक्रमण तरीका बन गया, खून और शरीर के तरल पदार्थों के जरिए फैलना। ऐसी स्थिति में सबसे मजबूत शरीर वाले सैनिकों के संक्रमित होने की संभावना बहुत कम थी। इसीलिए शुरुआत में सेना अब भी कुछ हद तक हालात संभाल पा रही थी, लेकिन मैं जानता था ये ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला। अगर सेना जल्दी से जॉम्बियों का सफाया करना चाहती तो उन्हें बंदूकें और भारी हथियार इस्तेमाल करने पड़ते, मगर ऐसा करने पर उन्हें कोई पॉइंट्स नहीं मिलते और बिना पॉइंट्स के कोई भी मजबूत नहीं बन सकता था। जब जॉम्बी लगातार विकसित होते गए और एक समय ऐसा आया जब वे सामान्य हथियारों से भी नहीं मरते थे, तब सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और समाज का पतन भी उतनी ही तेजी से शुरू हो गया। अब इंसानों के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, हर इंसान को खुद हथियार उठाकर लड़ना होगा। ये दुनिया अब योग्यतम की उत्तरजीविता की प्रतियोगिता बन चुकी थी। गाड़ी तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ रही थी। सामने अगर कोई जॉम्बी आ भी जाता तो मैं बिना रुके उसे कुचलते हुए आगे बढ़ जाता। तभी अचानक मोबाइल की घंटी बज उठी। कॉल उठाते ही मेरी छोटी बहन की डरी हुई आवाज सुनाई दी, भैया आप कहाँ हो? बाहर बहुत सारे जॉम्बी हैं, बहुत डर लग रहा है। मैंने तुरंत पूछा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मम्मी पापा ठीक है ना? उसने घबराई आवाज में जवाब दिया, मम्मी ने आपकी बात मानकर पहले ही छुट्टी ले ली थी और मुझे भी स्कूल से घर ले आई थी। पापा अभी भी अस्पताल में हैं, उन्होंने खुद को ऑफिस में बंद कर लिया है, फिलहाल वो सुरक्षित हैं। फिर वह भावुक होकर बोली, भैया आप सच में कमाल हो, अगर आपने मम्मी को जबरदस्ती छुट्टी लेने को ना कहा होता तो शायद हम अभी तक बाहर मर चुके होते। पिछले 1 महीने से आउचिंग लगातार हैरान थी। उसका भाई हर दिन ढेरों राशन और जरूरी सामान घर भेज रहा था, लेकिन जब भी परिवार उससे पूछता वह कुछ नहीं बताता। उन्हें ये भी समझ नहीं आता था कि उसके पास अचानक इतना पैसा आया कहां से। असल में मेरे पास खुद भी पैसे नहीं थे, सिर्फ 1 महीने में इतना कमाना नामुमकिन था। लेकिन जब दुनिया खत्म होने वाली हो तो फिर डर किस बात का। मैंने हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर्ज लिया। अगर माँ बाप को समझाने की परेशानी ना होती तो शायद मैं घर तक गिरवी रख देता। हालांकि दिव्य स्पेस होने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा सामान जमा करने की जरूरत भी नहीं थी। ये सब बस इमरजेंसी के लिए था। हम बात ही कर रहे थे कि तभी सामने एक लग्जरी कार अचानक सड़क पर आए जॉम्बी से बचने की कोशिश में पलट गई और उसी पल एक भयानक चेन एक्सीडेंट शुरू हो गया। पीछे आती कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। कुछ लोग वहीं कुचलकर मर गए। मैं पहले ही इस स्थिति की कल्पना कर चुका था। अब गाड़ी रोकना नामुमकिन था। मैंने तुरंत अपना बैग और बेसबॉल बैट पकड़ा और अगले ही पल सीधे अपने अज्योर ड्रैगन रूप में बदल गया। मेरे शरीर ने कार की छत तोड़ दी। बादलों जैसी धुंध ने मुझे हवा में उठा लिया
और मैं आसमान की तरफ उड़ गया। विशाल नीला ड्रैगन आसमान में तेजी से ऊपर उठने लगा। सड़क पर मौजूद हर इंसान इस चमत्कारी दृश्य को देखकर दंग रह गया और इसी वजह से नीचे हो रहा एक्सीडेंट और भी ज्यादा भयानक बन गया। लेकिन मेरे पास नीचे की अफरा तफरी देखने का समय नहीं था। मैं बादलों के बीच घुस गया और सीधे अपने घर की दिशा में उड़ने लगा। बीच बीच में मैं बैग से वाटर मीट निकाल कर खाता ताकि अपनी ताकत बनाए रख सकूं। फिलहाल मैं ज्यादा देर तक उड़ नहीं सकता था। आखिरकार जब मेरा सारा वाटर मीट खत्म हो गया तब मैं जमीन पर उतर आया और फिर इंसानी रूप में वापस बदल गया। मैंने आसपास नजर दौड़ाई। यहाँ अभी कोई ज़ॉम्बी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तुरंत अपने दिव्य मंदिर स्पेस में गया और 5 नए वाटर मीट निकाले, फिर उन्हें बैग में भर लिया। अब मेरे बैग में सिर्फ यही 5 वाटर मीट थे और एक रंबल फ्रूट। एक और वाटर मीट खाने के बाद मैंने दोबारा उड़ान नहीं भरी, क्योंकि भले ही वाटर मीट ताकत वापस देता था, लेकिन लगातार उसी पर निर्भर रहने से शरीर की ऊर्जा और भी तेजी से खत्म होने लगती थी और मानसिक थकान तो उससे बिल्कुल भी दूर नहीं होती थी। मैंने मैप खोला और अपनी लोकेशन देखी। अब मुझे किसी हाईवे तक पहुंचना था और वहां से कोई गाड़ी हासिल करनी थी, इसलिए मैंने फिर से ड्रैगन रूप धारण किया। दिशा तय करने के बाद इस बार मैं सिर्फ 10 मिनट तक ही उड़ा। जल्द ही नीचे एक हाईवे दिखाई दिया जहां अनगिनत गाड़ियां तेजी से भाग रही थीं, लेकिन मुझे चाहिए थी एक बेहद मजबूत ऑफ रोड SUV। नीचे सड़क पर मौजूद कई लोगों ने आसमान में उड़ते हुए उस विशाल नीले ड्रैगन को देख लिया था। लोग तुरंत मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे और उसे दिव्य स्पेस कम्युनिकेशन चैनल पर अपलोड करने लगे। दोस्तों, मैंने सच में एक ड्रैगन देखा। बहुत बड़ा नीला ड्रैगन, कम से कम 30 फीट लंबा होगा। ये जरूर कैडो का अजोर ड्रैगन फ्रूट होगा। पता नहीं किस किस्मत वाले को इतना ताकतवर मिथिकल बीस्ट फ्रूट मिला है। तभी किसी ने पछतावे से लिखा, मुझे भी एक बार रंबल फ्रूट मिला था, लेकिन मैंने उसे नकली समझकर बेच दिया। एक असली डेविल फ्रूट, वो भी सबसे रेयर नेचुरल टाइप रंबल फ्रूट, और उसने उसे सिर्फ 1000 में बेच दिया। अब वह पीले बालों वाला लड़का खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। डिजो से युजो जाने वाले हाईवे के ऊपर उड़ते हुए आखिरकार मुझे नीचे एक बेहद मजबूत दिखने वाली SUV दिखाई दी। मैं नीचे उतरकर उसमें लिफ्ट लेने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर सड़क किनारे खड़े एक विशाल पेड़ पर पड़ी। उसकी शाखाओं के बीच हल्की सी रहस्यमयी रोशनी चमक रही थी।